नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के बिजनौर में एक इमाम को जबरन वसूली करना महंगा पड़ा है। फतवे का डर दिखाकर ये मौलाना लोगों से वसूली करता था और जब इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो मौलाना पर तगड़ा एक्शन हुआ। दरअसल ये मौलाना फतवे की धमकी देकर आम जनता से अवैध रूप से वसूली कर रहा था और इस मौलाना के खिलाफ इरशाद ने ही शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। इरशाद का कहना है कि जकी खान अपने दो साथियों के साथ मिलकर लोगों से जबरन वसूली कर रहा था। जकी खान लोगों को धमकाता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो उनके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा। इरशाद का यह भी कहना है कि आरोपी ने उससे भी जबरन पैसे मांगने की कोशिश की और दावा किया कि ये पैसे फिलिस्तीन में मानवीय सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं। तो कैसे गाजा में मदद के नाम पर मौलाना गरीब मुसलमानों को धमकाते हैं, क्या होता है फतवा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिजनौर से ये जो मामला पूरा सामने आया है, ये आखिर मामला है क्या और इसका कनेक्शन कहां तक है? देखिए, फतवा का जिक्र किया गया है, लेकिन किस बात के लिए किया गया उसे हाईलाइट नहीं किया गया। ये मजबूर लोगों को फतवा जारी करने की धमकी देकर पैसे वसूलना, ये एक क्राइम हो सकता है। लेकिन अगर फिलिस्तीन के नाम पर इन लोगों को धमकी देकर पैसे वसूला जाता है, वो सिर्फ क्राइम नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। ये दोनों में अंतर है। अगर फतवे का जिक्र करता है कि नहीं नहीं, अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे किसी मुद्दे पर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। अब फतवा जारी कर देंगे मतलब तुम बहिष्कृत कर दिए जाओगे, मस्जिद में तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, सारे लोग जो मुसलमान वहाँ पर हैं वो तुम्हें बहिष्कार कर देंगे। ये जिस तरीके से पंचायत करता है, तो वो उसके खिलाफ फतवा जारी करने के लिए एक तरीका, ये वसूली का रैकेट चला सकता है। लेकिन ये जबरन वसूली जो एक करे, दो करे, 10 करे, जिसको फतवा देने का अधिकार मिला हुआ है वो भी कर सकता है, और जो गलत तरीके से इसका दुरुपयोग करता है कि उसे अधिकार ही नहीं है, वो फतवा जारी ही नहीं कर सकता, फिर भी वो फतवे की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो एक मौलाना है, मस्जिद उसके पास है। तो ऐसे में एक क्राइम और कॉन्स्पिरेसी में अंतर है। ये क्राइम कम कॉन्स्पिरेसी है। ये क्राइम तो इस बात के लिए है कि उसके ऊपर आरोप लगा है कि पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ये दूसरे लोगों को ऐसी धमकी देता था और पैसे वसूलता था। लेकिन उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी इसलिए कहा जा सकता है कि ये फिलिस्तीन के मुद्दे पर है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत के अंदर में, अगर आप फिलिस्तीन में सहायता के लिए जबरन तरीका अपनाओगे, किसी व्यक्ति का अपना मत हो सकता है, वो चाहे तो फिलिस्तीन में मानवीयता के आधार पर वहां के सहयोग के लिए भारत सरकार भी भेजी है। भारत सरकार इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद में इजराइल के साथ खड़ी रही और भारत का मानना रहा कि इजराइल जो हमला किया है वो हमास के ठिकानों पर किया है, और इजराइल ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही कहा कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के सामान्य लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। भले ही इस लड़ाई में कुछ मासूम लोग भी मारे जाते हैं, जब हमला करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके आसपास एक टारगेट लॉक किया, टारगेट किया और उसमें हमास के कुछ आतंकी हैं। जैसे हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ तो उसमें इजराइल का मानना था कि यह हॉस्पिटल पर हम इसलिए हमला किए कि उसके तहखाने में हमास का अपना ये चलता था ठिकाना, और वहां पर ये लोग बैठते थे इसलिए कि एक शेल्टर का काम करे अस्पताल, कि हॉस्पिटल है उसके बेसमेंट में हम अपना ऑफिस चला रहे हैं, वहां आतंकवादियों को छिपाए हुए हैं, तो हॉस्पिटल पर अटैक नहीं हो सकता। हॉस्पिटल का एक इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर ऐसे ही कुछ जगहों का इस्तेमाल किया जाता है कि इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि जैसे ये बीच में कहीं भी टेरर कैंप बनाता है और वो सामान्य बस्तियां होती है तो उस टेररिस्ट कैंप पर हम हमला करते हैं, आसपास में थोड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट कैंप चलता है, क्या उसके आसपास सामान्य बसावट नहीं होती? अभी भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें टेररिस्ट कैंप पर हमला किया गया, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया गया, इसलिए दूसरे लोगों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यही टेररिस्ट कैंप
जिनके ऊपर हमला किया जा रहा था, अगर उसके इधर उधर लगातार संघर्ष चलता रहा और उस समय टेररिस्ट दूसरे जगह उन ठिकानों में घुसे रहते, तो फिर लगातार संघर्ष के दौरान तो फिर वो हमले होते। तो यह स्थिति फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष में है। गजा में अटैक हो रहे हैं, इजराइल भी अटैक कर रहा है और हमास भी इजराइल को खत्म करने के लिए कई बयान जारी कर चुका है। अब उसमें भारत की अपने जो तरीके हैं कि हम किसके साथ खड़े हो सकते हैं। मानवीयता के आधार पर हम अभी भी फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से कई बार भेजे गए हैं वो सामग्री जो वहां के लोगों की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो भेजे जा रहे हैं, चारों तरफ से ऐड भेजे जा रहे हैं और वहां के लोगों के लिए खाना पीना व्यवस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही चल रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर भी वैसे संगठन हो सकते हैं जो कि वहां के लिए चंदा वसूल करें। लेकिन चंदा किसके लिए करोगे? मानवीयता के आधार की बात कर रहे हो तो सामान्य लोगों के लिए करोगे, आतंकी संगठनों को मदद करने के लिए नहीं करोगे। और यहां तो ये होता रहा। अगर आईएस के लड़ाके वहां सीरिया में युद्ध छेड़ रहा है, इराक में युद्ध छेड़ रहा है और यहां पर अगर कई ऐसे पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाली महिलाएं, फिर कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, केरल में सबसे ज्यादा संख्या इसकी मिली और ये जाता है वहां और उसके बाद आईएस के साथ जुड़ जाता है जिहाद के नाम पर। तो ऐसे देश में जहां पर भ्रमित किया जाता रहा है, अगर ये मामला सामने आता है कि फिलिस्तीन को समर्थन देने नहीं बल्कि उसको पैसा भेजने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए ये मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। क्राइम और कॉन्स्पिरेसी एक साथ जुड़ गई है। एक अभी पकड़ा गया है, हो सकता है कि हजारों पकड़ा ना गया हो, उसके खिलाफ शिकायत नहीं गई हो, लेकिन वो ये काम कर रहा है क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे भारत में कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ता है, एक बार दो बार नहीं। अभी ये ईद के समय में दुआ मांगे रही थी महबूबा मुफ्ती भी, ये फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए जी। या उसके अलावा यहां अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जय फिलिस्तीन संसद के अंदर करते हैं, जबकि संसद के अंदर भारत की बात कर सकते हैं। वो वंदे मातरम कहने में उनको शर्म आती है, लेकिन जय फिलिस्तीन वो कह सकते हैं। तो ये स्थिति भारत की है और उसमें अगर ये मौलाना हो या फिर मुस्लिम जो सो कॉल्ड स्कॉलर अपने आप को कहते हैं या फिर वो पॉलिटिशियन जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं या फिर खुद मुस्लिम पॉलिटिशियन, ये सब मिलजुल कर अगर फिलिस्तीन, गजा, हमास ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो यहाँ के सामान्य लोग जो कि या तो मजबूरी में इन लोगों के साथ खड़ा है या कुछ धीरे धीरे इसके साथ खड़ा ही हो गया है, तो ये तो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। ये एंटी इंडिया एक्टिविटी है। इसलिए ये मुद्दा जब सामने आया, अरेस्ट तो किया गया है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन यहीं तक नहीं रुकेगा। इसको आगे ले जाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ऐसे मस्जिदों में मौलाना हैं। मदरसों में पहले से ही इसकी जानकारी मिली थी कि कितने मदरसे ऐसे हैं। नेपाल बॉर्डर के तो कई मदरसों के खिलाफ कार्रवाई इसी आधार पर हुई कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग होती है, दूसरे देशों से पैसे आते हैं, मदरसे चलते हैं और उन मदरसों में यही हमास की बात दिखाई जाएगी कि देखो हमास के खिलाफ ऐसा किया गया, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने क्या किया। वहां के वीडियो आएंगे और बताया जाएगा कि हमें तो जिहाद करना है। किसके खिलाफ जिहाद करना है? तो इजराइल के खिलाफ करना है। किसके खिलाफ करना है? तो इजराइल का समर्थन भारत कर रहा है, उसके खिलाफ भी करना है। जम्मू कश्मीर में किसके खिलाफ करना है? हिंदुओं के खिलाफ करना है। तो ये जो जिहादी कल्चर चल रहा है और ये मौलानाओं के दिमाग चल रहे हैं उस तरफ, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली है। मदरसों पर एक्शन हुआ है, कई मज़ारों पर एक्शन हुआ है और कई ऐसे फतवा कल्चर के बाद भी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और अब एक नया तरीका जो इन लोगों ने डेवलप किया कि फिलिस्तीन का समर्थन, ईरान का समर्थन, इन समर्थन के आधार पर हम
पैसे इकट्ठा करें मजबूरी में, तो इन लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। एक नहीं, कई मौलाने ऐसे हैं जो फतवा जारी करने के नाम पर इन मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होकर रहेगी। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे यूपी में फतवे का खेल काफी पुराना है। इससे पहले भी फतवे को लेकर गरीब मुसलमानों को धमकाया जाता रहा, गरीब बच्चों की इज्जत से खिलवाड़ भी किया गया। अब पुलिस ने फतवे के नाम पर वसूली करने वाले मौलाना पर एक्शन लेकर साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में राज्य का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस ने शिकायत की जांच करके और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इमाम जकी खान पर FIR दर्ज हो गई है। ऐसे में जकी खान के अलावा और भी कई लोग इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।